आज के हमारे रिविजन प्लान में दो छोटे छोटे चैप्टर और भी हैं। अभी आपने बेसिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक देखा, कितना संक्षिप्त था। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को देखना है, उन पर ज़्यादा समय नहीं लगाना है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम, ये दो टॉपिक आपको और कवर करने हैं आज, बहुत ही बुनियादी। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर आप यूपीएससी में देखेंगे पिछले 4-5 वर्षों से, तो संसदीय व्यवस्था या संसदीय प्रकार की सरकार के ऊपर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बड़े ही बुनियादी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि संसदीय व्यवस्था या संसदीय प्रकार की सरकार का अर्थ क्या होता है, और उसमें फिर वो नीचे ऑप्शंस बनते हैं। तो उसके लिए एक बुनियादी समझ का होना जरूरी है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें। संसदीय सरकार का मतलब क्या है, यहां पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं। भारत में भी संसदीय प्रकार की सरकार है। अगर एक लाइन में हम बोलें तो संसदीय प्रकार की सरकार का मतलब है कि जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, वो संसद के प्रति अकाउंटेबल है, संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसके अलावा अन्य बातें भी हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। तो भारत में संसदीय सरकार की विशेषताओं में आप देखिए, नामिक और वास्तविक कार्यपालिका। भारत में ये दोहरी पद्धति है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास हैं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 स्पष्ट कर देता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। बाध्य है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए। मूल संविधान नहीं कहता था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे, लेकिन 1976 में 42nd अमेंडमेंट से यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। सेकेंड पॉइंट है बहुमत प्राप्त दल का शासन। लोकसभा में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद कहां से बनते हैं? लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जिसको बहुमत मिला होता है, उनका नेता प्रधानमंत्री बनता है और वो अपनी पार्टी के सदस्यों को मंत्री बनाता है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी एक दल को बहुमत ना मिले, तो फिर राष्ट्रपति किसी गठबंधन के मुखिया को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। कुल मिलाकर के किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि एक अल्पमत समूह जो है वो लीड करे। अल्पमत समूह लीड कर सकता है, बशर्ते कि उसको बाकी समूहों का समर्थन प्राप्त हो। तो गठबंधन में ऐसा हो सकता है। हमने इस देश में ऐसी सरकारें देखी हैं जहां पर प्रधानमंत्री के दल के पास सिर्फ 50 या 60 सांसद थे और बड़े राजनीतिक दलों ने उसको समर्थन दिया था। चंद्रशेखर जी का कार्यकाल याद कर लीजिए। सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, खास तौर पर लोकसभा के प्रति। राजनीतिक एकरूपता। अमेरिका की तरह नहीं कि राष्ट्रपति और सरकार एक दल की है और लोकसभा में वहां का जो कांग्रेस है उसमें बहुमत दूसरी पार्टी का है। हिंदुस्तान में जिस पार्टी का लोकसभा में बहुमत होता है, उसी पार्टी की सरकार भी होती है। तो प्रधानमंत्री में, मंत्रियों में और लोकसभा के बहुमत दल में मतभेद नहीं होते। दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता का अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। हालांकि भारत में एक व्यवस्था है कि आप बिना सांसद बने भी प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको चुनाव जीत करके या नामांकित होकर के संसद में आना होगा। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन। निचले सदन के विघटन का मतलब है कि जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, वो विधायिका के विघटन करवा सकती है। अगर प्रधानमंत्री
अपनी मंत्रिपरिषद सहित सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को कि लोकसभा का विघटन कर दिया जाए, नए चुनाव कराया जाए, तो ऐसा हो जाएगा। गोपनीयता का सिद्धांत भी है। तो कुल मिलाकर के ये सब भारत में संसदीय व्यवस्था के विशेषताएं हैं। इस संसदीय व्यवस्था के क्या कुछ दोष हैं? अस्थिर सरकार, नीतियों की निश्चितता का अभाव, या फिर मंत्रिमंडल की निरंकुशता शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है, क्योंकि विधायिका कार्यपालिका एक ही है, संसद के अंदर से ही कार्यपालिका बनती है। और जो पॉपुलर नेतृत्व है, जो लोकप्रिय चेहरे हैं, तो राजनीतिक दलों के लिए अपने लोकप्रिय चेहरों को मंत्री बनाना आवश्यक हो जाता है। अब जरूरी नहीं होता कि वो विषय विशेषज्ञ भी, लेकिन भारत में क्यों इसको एक्सेप्ट किया गया? पहला कारण था ब्रिटिश प्रभाव। 1909 से शुरुआत करके मॉडलेमेंटो रिफॉर्म से, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत में संसदीय व्यवस्था कमजोर ही सही लेकिन अस्तित्व में थी। तो संविधान निर्माताओं को ठीक लगा कि ऐसा कर लेते। इसके अलावा उत्तरदायित्व, जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एक लोकतांत्रिक सिस्टम में दो चीजें, स्थायित्व और उत्तरदायित्व। कहीं पर भी ऐसा सिस्टम था नहीं जहां पर ये दोनों शर्तें पूरी होती हो, चाहे अमेरिका में जहां पर स्थायित्व ज्यादा है लेकिन उत्तरदायित्व कम है, या फिर ब्रिटेन में जहां पर उत्तरदायित्व ज्यादा है लेकिन स्थायित्व कम है। तो फिर भारतीय संविधान सभा ने स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को ज्यादा वरीयता दी। विधायिका और कार्यपालिका अगर आपस में टकरा जाएं तो एक नए निर्मित लोकतंत्र में ये अच्छे लक्षण नहीं थे, इसलिए इस तरह की चीजें रखी गई। तो कुल मिलाकर के भारत में संसदीय व्यवस्था थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखी गई और दुनिया के बाकी देशों में जो समस्याएं थी उसके परिप्रेक्ष्य में भी देखी गई। ये थोड़ा सा रफ तरीके से पढ़ना है, लेकिन अगर हमें एक क्विक रिवीजन करना है तो फिर संसदीय व्यवस्था की सामान्य जानकारी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम संसद पढ़ेंगे तो वहां पर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर संसदीय व्यवस्था के गुण, उसके दोष, विश्व के अन्य संविधानों में उसके प्रकार, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो आगे बनाऊंगा, तो उसको आप देख सकते हैं अपने मेन एग्जाम और अन्य, वो पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक पॉइंट है कि भारतीय और ब्रिटिश मॉडल में अंतर क्या है। ये 6 पॉइंट जरूर आप देख लीजिए, आजकल इस तरह के प्रश्न आने लगे हैं। ब्रिटेन में राजशाही है, वहां पर मोनार्की है। भारत में रिपब्लिक सिस्टम है, गणतंत्र है, यानी भारत में जो राज्य का मुखिया है वो इलेक्टेड है, जबकि ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट वंशानुगत है। दूसरा, ब्रिटिश व्यवस्था में संसद सोवरेन है, संप्रभु है, ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है। भारत में संसद ब्रिटेन जैसी सर्वोच्च नहीं है। भारत में संसद संप्रभु तो है, बट उसकी संप्रभुता एक लिखित संविधान और उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अधीन है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना चाहिए। भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी आ सकता है। ब्रिटेन में आमतौर पर पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उन्हें मिनिस्टर बनाया जाता है। भारत में किसी ऐसे व्यक्ति को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की योग्यता हो, फिर 6 महीने के अंदर वो मेंबर बन करके आ जाए। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में शैडो कैबिनेट, छाया कैबिनेट, भारत में भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये 6 पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके बाद बारी आती है फेडरल सिस्टम की। भारत में फेडरल सिस्टम को लेकर के एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको एक बार आप ध्यान से देख लेंगे
उससे आपको पता चलेगा कि भारत में जो संघात्मकता है उसकी विशेषताएं क्या हैं। यहाँ पर एक क्विक लुक देख लेते हैं। द्वैध राज पद्धति। द्वैध राज पद्धति का मतलब यह है कि भारत में दोहरी सरकारें हैं, केंद्र में और राज्यों में, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं। दोनों को अपनी शक्तियां भारतीय संविधान के द्वारा दी गई हैं। लिखित संविधान है। इस लिखित संविधान में 7वीं अनुसूची के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। कठोर संविधान संघात्मक संविधानों की विशेषता होती है। भारत में इस मामले में थोड़ा सा लचीलापन है। कुछ मामलों में संविधान की संशोधन प्रक्रिया कठोर है, कुछ मामलों में लचीली है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संघात्मक ढांचे में कोई विवाद उत्पन्न होने पर प्रथम सुनवाई करती है। प्रथम सुनवाई का मतलब यह है कि केंद्र और राज्य के बीच में अगर विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, अन्य कोई न्यायालय उसकी सुनवाई नहीं कर सकता है। द्विसदनीय विधायिका है। उच्च सदन राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और निम्न सदन लोकसभा। लेकिन इन सामान्य संघीय विशेषताओं के अलावा भारत के संविधान में बहुत बड़ी तादाद में एकात्मक विशेषताएं भी हैं। जैसे केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन तो है, जो कि एक संघात्मक फीचर होता है, लेकिन केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। केंद्रीय सूची में यानी कि यूनियन लिस्ट में न सिर्फ विषयों की संख्या ज्यादा है, बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण विषय भी केंद्र के पास है। फिर आर्टिकल 248 जैसे प्रोविजन भी हैं जो कहते हैं कि अवशिष्ट शक्ति अर्थात वो विषय जो न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न संवर्ती सूची में है, वो फिर केंद्र के पास है। और सूचियों में अगर टकराव हो जाता है, केंद्र वर्सेज राज्य, राज्य वर्सेज संवर्ती, तो उसमें भी शक्तियां केंद्र के पक्ष में ही हैं। नंबर 2, राज्य अनस्वर नहीं है। भारतीय संसद को साधारण बहुमत से राज्यों के पुनर्निर्माण या नए राज्यों के निर्माण की शक्ति प्राप्त है। अमेरिका की तरह नहीं है कि राज्य अनस्वर है। इसलिए कहा भी जाता है कि भारतीय संघ क्या है? एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। संघ हमेशा रहेगा, कोई एक राज्य रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अमेरिका में संघ भी रहेगा और हमेशा वो राज्य भी रहेंगे। संघात्मक ढांचे में दोहरे संविधान होते हैं, जैसे कि अमेरिका में है, भारत में एकल संविधान है। संघात्मक ढांचे में संविधान कठोर होते हैं, जबकि भारतीय संविधान लचीला है। राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। भारत में जो राज्यसभा है उसमें प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर है। सभी राज्यों को एक समान सीटें नहीं दी गई हैं अमेरिका की तरह। आपातकालीन उपबंध संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352, 356, 360 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, ये सब भारतीय संविधान को एकात्मक ढांचे की तरफ ले जाते हैं। एकल नागरिकता है। शक्तियों का विभाजन प्रशासन के क्षेत्र में किया गया है, लेकिन न्यायिक क्षेत्र में नहीं किया गया है। राज्यों में हाई कोर्ट जरूर है, लेकिन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। सबसे सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। तो अमेरिका की तरह न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं ऐसी सेवाएं जिनके ऊपर दोहरा नियंत्रण है। नियुक्ति प्रक्रिया और अन्य चीजें केंद्र की है, केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, लेकिन कार्य करने के लिए इनको राज्यों को दे दिया जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो कि इस समय 3 हैं, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी है, कैग, केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी जांच कर लेता है। राज्य सूची पर विशेष मामलों में विशेष परिस्थितियों में संसद का अधिकार है। लगभग 5 ऐसी परिस्थितियां हैं
जहाँ पर संसद राज्य सूची के ऊपर कानून बना सकती है। जब हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं इसको बताऊंगा। फिर भी जैसे आर्टिकल 249 है, 250 है, 252 है, 253 है, 356 है, ये सब वो आर्टिकल हैं जहाँ पर संसद को अधिकार मिला हुआ है राज्य सूची पर कानून बनाने का। राज्यपाल जो राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि है, एजेंट है और हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी है, एक ही चुनाव आयोग है जो केंद्र और राज्य दोनों के चुनाव संपन्न कराता है। राज्यों के विधेयकों पर वीटो, आर्टिकल 201, राज्य विधानमंडल द्वारा पास किया गया कोई विधेयक अगर राज्यपाल चाहे तो उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये भी एक व्यवस्था है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो एकात्मक व्यवस्थाएं हैं ये भारतीय संविधान को एक मजबूत संविधान बनाती हैं, भारतीय व्यवस्था को एक मजबूत व्यवस्था बनाती है। अगर ये एकात्मक लक्षण ना हो तो भारत एक कमजोर संघ हो जाता। तो भारत के ऐतिहासिक बैकग्राउंड को देखते हुए कि जब जब केंद्र कमजोर रहा, भारत विदेशी आक्रमणकारियों का शिकार हो गया या डिसइंटीग्रेशन हो गया। इसलिए संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ करके भारत में एकात्मक तत्वों को रखा। एकात्मक तत्वों के प्रति आलोचनात्मक होने से पहले हमें ये देखना होगा कि इन एकात्मक तत्वों का प्रयोग कितनी बार किया गया है। संविधान लागू होने से लेकर के आज तक कितने ऐसे अवसर आए हैं। कुछ मुद्दे हैं जो विवादित हैं, जैसे अनुच्छेद 356 का प्रयोग, राज्यपाल के पद का दुरुपयोग आदि। संविधान सभा की डिबेट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक सबका निष्कर्ष यही है कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, भले ही उसमें एकात्मक तत्व पाए जाते हों। तो ये दोनों टॉपिक देखिए, बल्कि तीनों टॉपिक जो आज मैंने कवर किए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम। तो इनको प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से बहुत सीमित रखा है मैंने। आगे चल करके इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो डाली जाएंगी, लेकिन वो आगे चल के डाली जाएंगी। अभी इस 90 डेज रिवीजन प्रोग्राम में अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत संभावना है कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास आगे और बहुत ऐसे चैप्टर आएंगे जिन पर हमें समय देना होगा।